गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 जून 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन, वीडियो देखना शुरू किया है तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है इसका डिस्कशन मैं लास्ट में भी करूंगा और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, वहां पे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का आपने सीरीज नहीं देखा है तो जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ हमने यूपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया। तो उसी पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर का एक क्वेश्चन है, 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन एक वर्ष में पूछा, राइट। तो वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कूड़ा का प्रबंधन किया जाए, किस तरह से वेस्ट का प्रबंधन किया जाए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर इसे कहा जाता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब प्रयास करो अंग्रेजी में ही देने का। हिंदी में इसका जवाब आपको पता भी नहीं चलेगा, चूंकि हिंदी गूगल ट्रांसलेट होता है इंग्लिश का। यूपीएससी का पेपर हिंदी जो है गूगल ट्रांसलेट होता है, इसलिए जो साइंस का क्वेश्चन होता है उसका जवाब क्वेश्चन करो इंग्लिश में ही देने का या इंग्लिश में ही समझने का। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। किस एक्ट के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट आया था? ऑप्शन ए है बायोमेडिकल वेस्ट 1998, ऑप्शन बी रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल 1999, ऑप्शन सी है द वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011, ऑप्शन डी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा इसका कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात कल प्रोग्राम हुआ था, आप इसको एक बार जाकर के पढ़ सकते हो, देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट उस तरह का एस्पेक्ट की चर्चा नहीं किया है जिसका हम आपके साथ डिस्कस करें। हालांकि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की गई है। इन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमें देश को सशक्त बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। चीन का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा है कि हमें देश को पूरी तरह से दूसरे देश से डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट करना होगा, यानी आत्मनिर्भर बनना होगा, राइट। चीन से आने वाले सभी बिजली उपकरण की जांच, हमारे देश के जो बिजली मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि चीन से जितना भी उपकरण आता है उसमें वायरस इंसर्ट कर सकता है, वो हमारे ग्रिड को खराब कर सकता है या कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसकी अब जांच होगी। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं आप। देखो, पॉलिटिकल न्यूज़ कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये चर्चा किया है 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट का। एक तो आर्टिकल 370 भारत सरकार जो रिमूव किया है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है और ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल 370 और CAA के बारे में जानकारी होना, इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या निगेटिव एस्पेक्ट है, क्यों इसका विरोध हुआ था, सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रियंका को महिला आयोग की चेतावनी, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 2 संस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, इन दोनों संस्थाओं का जिक्र हमने किया है। एक है राज्य बाल संरक्षण आयोग और दूसरा है महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, राज्य महिला आयोग क्या है, राज्य बाल संरक्षण आयोग क्या है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दोनों ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक पार्ट है। इनके जो हेड होते हैं उनका एक पार्ट है, राइट, उनका एक सदस्य होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो हेड होते हैं और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो हेड होते हैं वो मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है एक सदस्य होता है। तो इस पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले ही, इसलिए आज इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, इसको आप पढ़ सकते हो और निश्चित तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत और चीन दोनों ने एक स्थान से शुरुआत किया। ये देखो,
ये जो है ऑरेंज कलर ये इंडिया का शो कर रहा है और ग्रे कलर चीन का शो कर रहा है। तो 1980 में दोनों की जीडीपी सेम थी और आज जो है जीडीपी हमारा 2718 अरब डॉलर है और चीन का 13,608 अरब डॉलर है। 2018 के डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 4 से 5 गुना अधिक चीन की जीडीपी इंडिया से है, जो दोनों ने एक साथ शुरुआत किया था। चीन और इंडिया जो 1980 में दोनों की जीडीपी सेम थी। इसी तरह से शहरी जनसंख्या, चीन की 61% आबादी शहरी जनसंख्या है, भारत की महज 35% आबादी ही शहरी जनसंख्या है। गरीबी देख लो, 1990 के दशक में गरीबी 66% थी चीन में और भारत में लगभग 48% थी। तो चीन से गरीबी कम था इंडिया में 1990 के दशक में, और वर्तमान में इंडिया में गरीबी 21% अभी भी बचा हुआ है और चीन में महज 0.5% गरीबी है। यानी चीन ने गरीबी पे काबू पा लिया है, चीन में गरीबी समाप्त हो गई है। इसी तरह से रेल का नेटवर्क देखो, रेल का नेटवर्क जो चीन में कम होता था 1980-90 के दशक में, इंडिया में ज़्यादा होता था। 1980 के दशक में 61,000 किलोमीटर हमारा रेल नेटवर्क था और आज महज हमने कितना एक्स्ट्रा किया, 2017-18 तक महज 61,000 से लगभग 68,000 किया। महज 7,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क बना है। चीन देखो 51,000 था, 1,27,000 किलोमीटर किया है। चीन में लगभग 80,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क बना है, जहां हमने बनाया है महज 7,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, वहीं चीन ने बनाया है लगभग 80,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क। तो चीन हमसे काफ़ी आगे है, रेल नेटवर्क में भी काफ़ी तरक्की उन्होंने किया है। और इसी तरह से कार उत्पादन का भी डाटा दिया हुआ है। तो एक डाटा के पर्सपेक्टिव से इसको आप निश्चित तौर पे पढ़ना, चीन और इंडिया किस तरह से साथ में शुरुआत किया और अभी चीन कितना हमसे आगे है। देखो, भारत की चिंगारी से आगे फीका पड़ा चीन का टिकटॉक। तो कल मैंने एक सेना का वीडियो, हमारे जो वीर सैनिक का वीडियो मैंने पोस्ट किया था, जाकर के वो वीडियो भी आप देख लेना, 1 मिनट का वीडियो है। और वहाँ पे चीन के सैनिक बोलते हैं कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम आपके लिए जाकर चीन से फाइट करेंगे और हम आपके लिए सेना जा रहे हैं आपको सरहद पे। लेकिन आप घर पे बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, तो कम से कम देशभक्ति का एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथ में जो मोबाइल का ऐप यूज करते हैं, चीनी ऐप, उसको डिलीट कर दें। तो इसी को लेकर के जो टिकटॉक जो बहुत फेमस हुआ है ऐप, चीन का ऐप इंडिया में, उसी को लेकर के उसका काउंटर में उसी की तरह एक ऐप आया है जिसका नाम है चिंगारी। चिंगारी ऐप काफ़ी फेमस हो रहा है धीरे धीरे और इसका यूज जो है बहुत बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं भारत के। और टिकटॉक जो है हमें बंद करना चाहिए। आप में से जितने लोग टिकटॉक का यूज करते हैं उसको बंद करें, और अगर आपको यूज करना है तो चिंगारी ऐप यूज करें। देसी ऐप है, इंडियन ऐप है। देखो, एडिटोरियल में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी सारे पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, उसी पॉइंट की चर्चा की गई है। एक बार जाकर के निश्चित तौर पे पढ़ना, राइट। लेकिन उसी पॉइंट का चर्चा किया गया है जिस पॉइंट पे ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया। हाँ, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सहकारी बैंकों के उद्धार की जरूरी पहल, कल हमने डिस्कस किया था। क्या हमने डिस्कस किया था कि सहकारी बैंक जो है, जो भारत के सहकारी बैंक हैं यानी कॉरपोरेटिव बैंक हैं, उस कॉरपोरेटिव बैंक का जो नियमन करता था, वो नियमन की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से आरबीआई को दे दी गई है। पहले नियमन कौन करता था? पहले एक समिति नियमन करता था और वो समिति नॉर्मली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती थी, राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होती थी वो समिति, वो उसका नियमन करता था। अब इसका नियमन पूरी तरह से कौन करेगा? तो आरबीआई अब इसका नियमन पूरी तरह से करेगा, राइट। तो इसको लेकर के सरकार ने अध्यादेश पारित कर दिया है। इसको आप जाकर के एक बार डिटेल से पढ़ना। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले तो याद रखो, कुछ दिन पहले 2019 के लास्ट में एक स्कैम हुआ था जिसे कहा गया पीएमसी बैंक स्कैम। पीएमसी क्या है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक जो है, इसमें एक स्कैम हुआ था, इसमें फ्रॉडगिरी हुआ था और लगभग 11,617 करोड़ का नुकसान हुआ, राइट। तो उसके बाद सरकार जगी
सरकार जगी, देश जगा, आरबीआई जगा कि सहकारी बैंक में अगर इतना पैसा नुकसान हो रहा है तो निश्चित तौर पे उसके नियमन, उसके रेगुलेशन की आवश्यकता है। तो अब पहले तो ये जानो कुछ कॉन्सेप्ट कि सहकारी बैंकों का स्वामी और नियंत्रण सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। सहकारी बैंक होते हैं, उसमें कुछ सदस्य जो होते हैं उसका नियमन करता है और उसका रेगुलेशन इन सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और नॉर्मली ये सदस्य जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यानी राजनीतिक पार्टी के या तो संरक्षण में होते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये चीज़ चलता है, राइट। आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत आता है। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ये बात सही है, लेकिन आरबीआई का उस तरह का रेगुलेशन नहीं होता। इसको रेगुलेट करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो निदेशक मंडल की होती है। जो निदेशक मंडल जो है, जो नियंत्रण सदस्य होते हैं, सदस्य निदेशक मंडल चुनते हैं और इसी निदेशक मंडल के द्वारा इसका जो है स्वामित्व होता है, इसी का नियंत्रण होता है, राइट। सहकारी बैंक समिति अधिनियम के तहत ये पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, उस रजिस्टर्ड होते हैं सहकारी बैंक समिति अधिनियम के द्वारा इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। अब देखो सहकारी बैंक, अब वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर होता है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वाणिज्यिक बैंक मतलब क्या हो गया, एसबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो इसमें और सहकारी बैंक में क्या अंतर होता है। तो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियंत्रण के अधीन होते हैं। आरबीआई पूरी तरह से इसको रेगुलेट करती है। वहीं सहकारी बैंक जो है सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के अधीन और इसके नियमों के अधीन आते हैं, राइट। तो एक समिति के अधीन आता है सहकारी बैंक, और यही सबसे बड़ी समस्या थी कि चूंकि वो समिति पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो समिति घोटाला कर सकता है और किया भी है। आरबीआई को जो है 2017 में रिपोर्ट मिला, और वो रिपोर्ट मिला कि 2000 से अधिक मामले जालसाजी के आ चुके हैं इसको लेकर के। और देश भर में एक डाटा है, ये डाटा भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 8.6 करोड़ लोग हैं। 8.6 करोड़ लोग जो हैं इनका 5 लाख करोड़ से अधिक रुपए जमा है आपको कॉर्पोरेटिव बैंक में, सहकारी बैंक में, और 2000 से अधिक बार इसमें जालसाजी हो चुकी है। इसलिए सरकार अब इस पे जगी, आरबीआई इस पे जगा, और आरबीआई ने कहा है कि अब उसका नियमन पूरी तरह से वो करेंगे। यानी जो सहकारी बैंक का नियमन कौन करता था, सहकारी बैंक का नियमन करता था जो सदस्य होते थे। सदस्य एक निदेशक मंडल चुन करते थे, सदस्य के द्वारा एक निदेशक मंडल का चुनाव किया जाता था, और ये निदेशक मंडल ही सहकारी बैंकों का रेगुलेशन करता था। अब इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करके इसका रेगुलेशन पूरी तरह से आरबीआई करेगी। जिस तरह से आरबीआई कमर्शियल बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का, आरबीआई जिस तरह से एसबीआई का, आरबीआई जिस तरह से पीएनबी का रेगुलेशन करती है, उसी तरह से अब ये सहकारी बैंकों का भी रेगुलेशन करेगी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी डिटेल के लिए आप ये न्यूज़ जरूर पढ़ लेना। देखो इसमें भी वही बात है, चीन को लेकर के चौतरफा घेरने की रणनीति वही चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कुछ नया पॉइंट आता तो डिस्कस करने में मज़ा आता है। जैसे मान लो चीन को लेकर के अभी लगातार चर्चा में आएगी, प्रत्येक दिन चीन को लेकर के एडिटोरियल आएगा, लेकिन कुछ नया पॉइंट, नया कुछ पर्सपेक्टिव आता है तो उसको लेकर के मज़ा आता है डिस्कस करने में, राइट। नई चीज़ें जानकारी होने में भी अच्छा लगता है। लेकिन वही पुराने पॉइंट है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए जरूर जाके पढ़ लेना। देखो ये नया चीज़ है, छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छा लगेगा आपको सुन के। CSR से जुड़ेगा CAPF CPMF पे हुआ खर्चा। पहले न्यूज़ में बता देता हूँ कि कंपनियों की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो गया, केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो गया, इसके जो पूर्व जवान हैं या उनके जो आश्रितों पे हैं, उन पे जो किया जाने वाला खर्च है अब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आने लगा, राइट। आई रिपीट,
कि सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पूर्व जवान और उसके जो आश्रित हैं उस पर किया जाने वाला खर्च कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जोड़ा जाएगा। अब देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली बात कंपनी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसे इंट्रोड्यूस करके 2014 में इसे जोड़ा गया है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपनाने वाला कॉन्सेप्ट दुनिया का भारत पहला देश है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ कि कॉर्पोरेट जो होते हैं यानी जो कंपनी होते हैं उसकी जिम्मेदारी भी समाज के प्रति होती है, उसकी जिम्मेदारी भी पर्यावरण के प्रति होती है, उसकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है जिसको उसे निर्वहन करना चाहिए। तो क्या सभी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे के तहत आएगी? जी नहीं, यहाँ भी एक प्रावधान है, इसको याद रख लेना आप कि ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ से अधिक हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो, इस तीनों में ही कोई भी अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो कंपनी को आपको CSR देना होगा। नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक होना चाहिए या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो वैसी कंडीशन में कंपनी का जो 3 वर्ष का जो है 3 वर्ष का कैलकुलेट करके जितना प्रॉफिट हुआ, मान लो 3 वर्ष का प्रॉफिट कंपनी का 100 करोड़ का हुआ, तो इस 100 करोड़ में से 2 करोड़ जो है वो खर्च करेगा, इसका 2% जो है वो खर्च करेगा CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करेगा। तो कहाँ कहाँ खर्च करेगा? तो गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए खर्च कर सकता है, वो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर सकता है, लिंग समानता या नारी सशक्तिकरण के लिए खर्च कर सकता है, एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए खर्च कर सकता है। और अभी इसमें जोड़ा जाने वाला है ये पॉइंट कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल या सशस्त्र पुलिस बल के आश्रितों पे भी ये खर्च कर सकता है। साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए भी ये खर्च कर सकता है। तो इन जो कुछ पॉइंटों की हमने चर्चा की है, इन पॉइंट पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड आएगा वो फंड कंपनी यहाँ पे खर्च करके सरकार को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ हमने यहाँ पे खर्च किया, राइट। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी बातें हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल का जो आश्रित होता है उसके परिवार पे ये खर्च किया जाएगा। एक अच्छा न्यूज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार का है। देखो जनजातीय शिल्पकारों के लिए केंद्र सरकार बनाएगी ई मार्केट प्लेस। पहले तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ट्राइब इंडिया ई मार्ट, इसका नाम है, देखो ट्राइब इंडिया ई मार्ट। ट्राइब इंडिया ई मार्ट के नाम से एक सरकार पोर्टल ला रही है। अब ये पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का उद्देश्य है कि जो ट्राइब लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उसका जो भी सामान जनजाति बनाता है, जनजाति की कुछ खूबी होती है, कुछ सामान होता है, कुछ परंपराएं होती है, वो जो भी सामान बनाएगा इस प्लेटफॉर्म पे ला के डाल देगा और यहाँ से जिसको परचेज करना होगा वो ऑनलाइन परचेज कर लेगा, राइट। तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? इसको रेगुलेट करेगा ट्राइफेड। जनजातीय मिनिस्ट्री के अंतर्गत ट्राइफेड एक संस्था है जो काम करती है, जनजाति लोगों के हितों में काम करती है। हमें ट्राइफेड के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें इस पोर्टल का बस नाम याद रख लेना, ट्राइब इंडिया ई मार्ट पोर्टल लॉन्च होने वाला, अभी हुआ नहीं है लेकिन लॉन्च होने वाला है। तो ट्राइफेड क्या होता है? ट्राइफेड को हिंदी में कहा जाता है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, अंग्रेजी में ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड। क्लियर है? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक शीर्ष निकाय है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, जिसका बेसिक काम है कि विपणन में सहयोग करना यानी मार्केटिंग में सहयोग करना। जनजाति कोई सामान अगर बनाता है तो उसको किस तरह से मार्केट तक पहुंचाना, मार्केट तक बेचना, इसका मेन काम है ट्राइफेड का। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न जगह में है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, ट्राइफेड का काम
ट्राइबल के जो मार्केटिंग होता है, ट्राइबल के सामान को जो मार्केटिंग होता है, उस मार्केटिंग को देश विदेश तक पहुंचाना इसका बेसिक काम है। और इसी के तहत एक पोर्टल आ रहा है, ट्राइब इंडिया ई-मार्ट पोर्टल। इसको भी एक बार देखना आप। इस तरह का स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ओली को देना चाहिए। और उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पे कि भारत सरकार जो है, या भारत मुझे हटाना चाहता है अपने पद से, राइट। तो इस तरह से इनसिक्योर स्टेटमेंट नॉर्मली किसी प्राइम मिनिस्टर के शोभा नहीं देता है, जो अपनी और सुरक्षा के लिए दूसरे देश को जिम्मेदार बताए। देखो, झारखंड में मिला विशाल खनिज का भंडार, ठीक है। तो झारखंड में मिला विशाल मैग्नीज का भंडार, आई रिपीट, मैग्नीज का भंडार झारखंड में मिला है। मैग्नीज के बारे में कुछ पॉइंट देख लो। ये पॉइंट नॉर्मली स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नीज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका का खास करके कालाहारी मरुस्थल, ये भी लोकेशन कई बार पूछा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में आता है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में आता है। तो दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो है वो फेमस है मैग्नीज उत्पाद के लिए। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है। सेकंड पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पोजीशन पे चीन है। अब देखो, भंडारण कौन है? भंडारण में पहला स्थान है दक्षिण अफ्रीका का ही। तो मैग्नीज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारण दोनों है आपको दक्षिण अफ्रीका। सेकंड पोजीशन पे यूक्रेन है, थर्ड में ब्राजील है। इंडिया में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारण और उत्पादक दोनों ही है उड़ीसा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रख लेना। यूपीएससी तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, एसआई का एग्जाम या अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, सारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, एक महोत्सव की चर्चा है। जब इस तरह का महोत्सव पेपर में दे तो उसको आपको देखना चाहिए। ये जो महोत्सव है ये त्रिपुरा का महोत्सव है और इसका नाम है खर्ची महोत्सव। ये इस तरह का जो महोत्सव होता है जो चर्चा में रहता है, यूपीएससी क्वेश्चन दाग देता है, पूछता है क्वेश्चन। तो याद रख लेना, खर्ची महोत्सव कहाँ पे है? वो आपको है त्रिपुरा का एक महोत्सव। खर्ची महोत्सव त्रिपुरा का एक महोत्सव है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। देखो, इसी न्यूज़ के लिए हमने आपसे डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन मैंने डाला है आपके लिए आज, वो इसी न्यूज़ के लिए। सरकार जो है वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट की। ये 12 करोड़ का सरकार ने प्लांट लगाया, लेकिन ये प्लांट से आज तक कूड़े से जो है खाद नहीं बन सका। सरकार वेस्ट टू एनर्जी की बात करती है, वेस्ट से किस तरह से एनर्जी बनाए, कूड़ा से किस तरह से एनर्जी बनाए, कूड़ा से किस तरह से सीएनजी बनाए, कूड़ा से किस तरह से ऊर्जा क्रिएट करें, इसकी बात करती है। लेकिन अभी तक इसको इम्प्लांट नहीं किया जा सका है। ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, राइट। इसलिए यूपीएससी ने इस पे 3 क्वेश्चन लगातार पूछे हैं, मतलब एक ही वर्ष में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। 2019 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछा है वेस्ट को लेकर के, यानी कूड़ा को लेकर के 3 क्वेश्चन पूछा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को इस पर जागना चाहिए, सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कूड़ा को लेकर के। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, इस क्वेश्चन का जवाब आप 2 तरह से देख सकते हो। पहला तो ये क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन 2019 में अगर क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा नहीं कि 98 का ये क्वेश्चन होगा या 98 के एक्ट में इसका जिक्र होगा, ऐसा नहीं है, या 99 के एक्ट में जिक्र होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह का जो होगा वो रिसेंट घटना से आधारित क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो ये दोनों हो सकता है, या तो सी या डी होगा, ए भी हो नहीं सकता है, सी या डी होगा। अब यहाँ पे चूंकि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वेस्ट के बारे में चर्चा है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में इसकी चर्चा किया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो ई वेस्ट क्रिएट होगा। यानी ई वेस्ट क्या हो गया, जैसे आपको जो है मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल अगर आपका बेकार हो जाता है तो ई वेस्ट बन जाता है। लैपटॉप अगर बेकार हो गया तो ई वेस्ट बन गया, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना हो गया, अगर वो बेकार हो गया तो ई वेस्ट बन जाता है।
तो उसमें काफ़ी उसमें हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, तो उसको जिम्मेदारी उसी प्रोड्यूसर की होगी, उसके जो है निस्तारण की जिम्मेदारी, उसको रेगुलेशन की जिम्मेदारी उसी प्रोड्यूसर की होगी जो इसको बनाया है। इसलिए इसको EPR का कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।